जो नेपाल में हुआ उसके लक्षण कुछ समय पहले से देखे जा रहे थे। सीधे सीधे कहें तो वॉज दिस कमिंग फॉर नेपाल? तो इतिहास नेपाल का सत्ता के लिए संघर्ष का, और किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम ने अभी तक नेपाली लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उसको किसी ने अब तक ढंग से उसको एड्रेस नहीं किया। तो मोनार्की से और रिपब्लिकन सिस्टम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। जहाँ तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात है, दो बातें नोट करने के। सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूएस के बंद हुए, और आपका बैन करना, इसके बीच पॉलिटिशियंस को, पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज की डेट में आप एक युवा वर्ग को, बड़े वर्ग को, जो बेरोजगार है, जो असंतोष, जो फ्रस्ट्रेशन में है, उसका अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे बंद कर दोगे तो चुप नहीं बैठे। ये जो करंट क्राइसिस हुआ है, क्या ये नेपाल को फिर से पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है? नेपाल में आंदोलन करने का, सड़क पे उतरने का, जन विद्रोह का, किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का परफेक्ट न होना या जनता के आकांक्षों पर खरा न उतरना, इसका पुराना इतिहास है। खून खराबे का भी। ये जो प्रोटेस्ट हुए उसमें लोग प्लेकार्ड्स जो लेके चल रहे थे, उसमें ये भी मेंशन देखा मैंने इमेजेस में कई जगह कि आपके बच्चे तो जब विदेशों से लौटते हैं तो नया महंगा बैग लेके और महंगे कपड़े लेके लौटते हैं, और हम लोग जब विदेशों से लौटते हैं तो कफन में लौटते हैं। सर, यहाँ से आगे नेपाल के लिए क्या तस्वीर नज़र आती है? नेपाल कितने साल पीछे चला गया है जो क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से? पुराना सिस्टम तो बहुत मुश्किल है रिवाइव करना। हो सकता है कोई नया सिस्टम बने, नई पॉलिटिकल पार्टीज बने, इस पे लंबी चर्निंग होगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल। बारहमासा पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 11 की शाम जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पड़ोसी देश नेपाल की स्थिति लगातार अभी ख़राब चल रही है। वहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, वहाँ की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस थी एक तरह से भरभरा के गिर चुकी हैं, और 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अभी तक की फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की दिशा में वहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है, और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, आज ही उनकी मुलाकात जो चीफ जस्टिस रही हैं सुशीला कार्की, जिनको एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करेंगी, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और उत्तराखंड का विशेष तौर से नेपाल से रिश्ता रहा है, जिसको ये भी कहा जाता है कि यहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है नेपाल में। वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं, ऐसी नौबत क्यों आई, वहाँ का भविष्य क्या होगा, वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे रहे हैं और किस तरह की उम्मीद जगाते हैं, भारत उससे किस तरह से प्रभावित होता है, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में एक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ में हैं प्रोफेसर हर्ष डोभाल। डॉक्टर डोभाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर डोभाल दून यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही विदेश मामलों पर लंबे समय से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इजराइल में तो वो कई साल रह के रिपोर्ट किया है। इसके साथ ही नेपाल पर 2000s में 2004, 2005 के अनरेस्ट के दौरान वहाँ पर ग्राउंड से उन्होंने लंबे समय तक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, और विदेशी मामलों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। उनसे आज तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या जो नेपाल में हुआ उसके लक्षण कुछ समय पहले से देखे जा रहे थे, सीधे सीधे कहें तो वॉज दिस कमिंग फॉर नेपाल? पहली नज़र में तो ये स्वतः स्फूर्त लगता है कि बहुत स्पॉन्टेनियस लगता है पहली नज़र में। जो है भी सोशल मीडिया पे जो बैन हुआ वो ट्रिगर था, लेकिन वो बैन क्यों हुआ? वो बैन इसलिए किया गया ओली जी द्वारा, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए किया गया कि बहुत दिनों से बहुत नेटवर्किंग हो रही थी, और बहुत से युवा जो कि एकदम वहाँ पे असमानता के चलते, गरीबी के चलते, बेरोजगारी के चलते और भ्रष्टाचार के चलते बहुत ज़्यादा संगठित हो रहे थे, और सोशल मीडिया एक बहुत इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म बन गया था संगठित होने का। अरब स्प्रिंग का आपने सुना होगा, पूरा पश्चिम एशिया में जिस तरह से हुआ था। तो युवा तो ये शायद उनको भनक लग गई, सत्ताधीशों को भनक लग गई, और उन्होंने एब्रप्टली वो बैन कर दिया। लेकिन एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि गुस्सा इतना ज़्यादा है, उसका वो पूर्वानुमान नहीं लगा पाए कि जनता के अंदर, खास करके नौजवानों के अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जो मतलब पिछले 17 सालों में जब से रिपब्लिक बना, यूँ तो नेपाल का इतिहास बहुत पुराना है, सत्ता संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 17 सालों से जब से कि प्रजातंत्र, गणतंत्र बना है, न्यू रिपब्लिक,
माओइस्ट जो अंडरग्राउंड थे उससे पहले वो सामने आए और उन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया और लोग भी थे। तो उसके बाद एक नई आस जगी थी, संविधान लिखने की बात हुई, संविधान लिखा भी गया बाद में। लेकिन तब से पूरी लगातार 17 सालों में बहुत अस्थिरता रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही बहुत ज़्यादा। 13 बार सरकारें बदली 17 साल में। और ये 3 बड़ी बड़ी पार्टियां वहाँ पे, एक नेपाली कांग्रेस है जिसके वो देवबा साहब, आपने उनकी इमेजेस देखी हैं, और एक यूएमएल है जो कि अपने को कम्युनिस्ट बोलते हैं, और एक जो पहले माओइस्ट थे, जो अंडरग्राउंड थे, माओइस्ट सेंटर, सीपीएन माओइस्ट। ये 3 मेन पार्टियां और भी हैं, लेकिन 3 मेन पार्टियां, इन्हीं के नेता अदल बदल कर, जैसे कोई रिवॉल्विंग चेयर का गेम होता है, कोलिशन बनाकर 17 साल में शायद 14 बार सरकारें बदल गई। तो इस तरह का एक पूरी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे कोई काम नहीं हो पाया ढंग से, और गरीबी जो कहते हैं, बेरोजगारी, नेपाल बहुत 2024 का ही 20% से ऊपर डाइवर्स सोसाइटी है वहाँ की, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे आप देखेंगे एक तो बिल्कुल अपर हिल सोसाइटी है, एक मिड हिल सोसाइटी, एक हिल सोसाइटी है, और एक है तेराई रीजन जिसको हम मधेश कहते हैं। वहाँ पे अपर हिल में वनवासी जनजाति वहाँ लोग कहते हैं, जो ट्राइबल लोग ज़्यादातर हैं, फीचर्स भी अलग होते हैं उनके। और मिड हिल जो है ये इलीट है, इनमें जो अपर कास्ट प्राइमरीली किसी भी पार्टी में हो, इन्हीं लोगों के पास सत्ता रही, तो वहाँ असंतोष है बहुत ज़्यादा। और मधेश जो कि 35% है नेपाल का, उनको इक्विटेबल, उनको सत्ता में या पॉलिटिकल इकोनॉमिकली कोई, वो लोग भी अपने को वंचित डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के जो ट्रिगर्स तो बहुत सारे थे इधर, लेकिन कुछ महीने से, साल 2 साल से बहुत सतह पर चीज़ें आ रही थी। और जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे बताते हैं, गवर्नेंस एकदम ख़त्म हो गई थी नेपाल, काठमांडू में महंगाई बहुत ज़्यादा, टैक्सिंग द पीपल, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा थी अंदर से। मुझे लगता है कि एक साथ इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, बहुत दिनों से अंदर से पकड़ा था, अंडर करेंट्स थी, ये लोग भाप नहीं पाए। और सोशल मीडिया, क्योंकि एक जो नौजवान वर्ग है, सोशल मीडिया तो एक तरह से बिजी रहने का साधन भी तो है ना भाई। हमारे यहाँ जब कोई कुछ नहीं करा, रील बना रहे हैं बच्चे, रोजगार हम दे नहीं पा रहे हैं, उसी में उनका कुछ नहीं तो मनोरंजन है। तो सोशल मीडिया से इस तरह से खट से बंद कर देना, वो एक ट्रिगर था। तो कुछ मामलों में आंदोलन ट्रिगर था, स्वतःस्फूर्त था, लेकिन कुछ मामलों में नेटवर्किंग ग्रुपिंग्स है, मतलब लोग आइडेंटिफाई हो सकते हैं कौन कौन नेता थे। सर, इसकी जो वहाँ का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उस पर भी थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा करेंगे, एक ताकि कंटेक्स्ट मिले ऑडियंस को उसे समझने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया का जिक्र आया तो इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि नवंबर 2023 में नेपाल गवर्नमेंट ने ये बोला कि सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है और अपने लोकल प्रेजेंस वहाँ पर करने की ज़रूरत है। अब एक संप्रभु देश है, वो अगर फॉरेन के बड़े बड़े प्लेयर्स को ये बोलता है कि आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली 5 बार नोटिसेस देने के, पब्लिक नोटिसेस देने के बाद भी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल चुका था कि ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और ये किया जाना चाहिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए, लेकिन फिर भी टिकटॉक जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दें तो किसी भी मेजर कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया। ये अपने आप में भी तो खतरनाक है कि इतना मजबूत हो जाना किसी दूसरे देश की कंपनीज़ का कि एक संप्रभु राष्ट्र को के कानून मानने से इनकार कर देना, और अगर वो नहीं तो रिजल्ट इतना खतरनाक हो जाना। ये भी तो अपने आप में, कब कोई देश क्या करे फिर, अगर मान लीजिए कि कल की डेट पे यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन, जैसे इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ, कल अगर यहाँ के लिए भी ये कंपनीज इस तरह की रजिस्ट्रेशन से या बाकी चीज़ों से इनकार कर देती हैं, तो ये भी तो एक ख़तरनाक सा फिनोमिना लगता है। नहीं, देखो, रजिस्ट्रेशन जिन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया सब अमेरिकन हैं, पहली बात तो ध्यान देने की है, सारे अमेरिकन हैं। और नेपाल जियोपॉलिटिक्स में रीजन की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का इंटरफेरेंस है, अमेरिका है, बाकी प्लेयर्स हैं। तो एक तो ध्यान देने की बात है कि अमेरिकन सारे वो थे। दूसरा ये भी है कि भाई आप जो बैन एकदम लगा दिया ना भाई, आपकी जनता यूज्ड टू हो गई, वो तो एक अलग मुद्दा है कि भाई आप कैसे दादागिरी कर सकते हैं, आप नहीं रजिस्टर, वो तो सही बात है। लेकिन आपने अपनी जनता को जिस तरह से हैंडल किया, भाई लोगों को आदत है उसकी, उससे लोग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे चाइना है तो चाइना के अपनी सिस्टम है सारे, नेपाल के तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना का भी जो कंपटीशन है और जो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए जो एक तरह की कंपटीशन है, राइवलरी है, वो भी प्ले आउट की है। लेकिन मैं फिर भी ये मानूंगा कि एब्रप्टली आप आज की जनरेशन में
जेन जी वो अपने आप को कह रहे हैं, जो भी जो पॉलिटिकल मामला हो, पावर गेम हो, लेकिन ये लोग तो आपके हैं ना, ये तो नेटवर्क कर रहे हैं, इनका मनोरंजन हो रहा है, ये काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं उस पर। इकोनॉमिक्स बहुत लोगों की जुड़ी है, सिर्फ उन्हीं की नहीं, मतलब आम लोगों को ये लगता है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही इससे पैसा बना रहे हैं, ऐसा है नहीं। अब हम लोग, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं अलग अलग, जब भी कुछ भी कलेक्टिव कुछ होता है तो खट से व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। और कईयों का बिजनेस तो जैसे टूरिज्म से लेकर होटल इंडस्ट्री तक बहुत भारी तौर से निर्भर है। टूरिज्म है वहाँ पे, टूरिज्म और हाइड्रो पावर, उन्होंने नेपाल में दो बहुत बड़े रिसोर्सेज थे जो ढंग से किसी भी सरकार ने उनको हार्नेस नहीं किया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, नेपाल एक इंटरेस्ट का देश है बहुत सारी शक्तियों के लिए। चाइना, यूएस का मैंने बात बताई दी आपको, और इंडिया का तो है ही है इंटरेस्ट। हमारी तो सांस्कृतिक से लेके और तमाम तरह की समानताएं हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं इंडिया की, इंटरेस्ट है इंडिया के। और इंडिया और नेपाल के बीच में पासपोर्ट या वीज़ा का कोई सिस्टम नहीं है आज भी, तो इंडिया के तो इंटरेस्ट में ही है। लेकिन जहाँ तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात है, दो बातें नोट करने के, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूएस के बंद हुए तो उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने नहीं रजिस्टर की अलग बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना और न करना उनका और आपका बैन करना, इसके बीच पॉलिटिशियंस को, पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज की डेट में आप एक युवा वर्ग को, बड़े वर्ग को जो बेरोजगार है, जो असंतोष, जो फ्रस्ट्रेशन में है, उसका अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे बंद कर दोगे तो चुप नहीं बैठेगा। और एक बड़ा कर्टेल, मतलब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके लिए वो प्रोटेस्ट में उतरे, उसका एक कर्टेलमेंट तो वो था ही, वो सीधा सीधा इशू था ही। सर, हम पॉलिटिकल थोड़ा सा एक बार लैंडस्केप समझने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि अब ये बात भी कही जाने लगी है कि वापस ऑटोक्रेसी की तरफ एक तबका है जो उसको प्रोपगेट कर रहा है, या जो उसकी मांग कर रहा है कि वापस राजशाही की तरफ बढ़ाने की दिशा में भी कई पावर सेंटर्स जो हैं वो बात करने लगे हैं। आपने तो उस दौर को वहाँ फील्ड पे रह के देखा है कि कितना लंबा संघर्ष लगा था नेपाल को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने के लिए। उस दिशा में ये जो करंट क्राइसिस हुआ है, क्या ये नेपाल को फिर से पीछे खींचता हुआ नज़र आ रहा है? हालांकि जो सिस्टम वहाँ बने, जिसका जैसा कि जिक्र भी हुआ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जब बने, वो उन्होंने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को बहुत बढ़ाया, करप्शन बहुत मैसिवली हुआ, लेकिन एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के तौर पर वो कैसा रहा था वो प्रोटेस्ट? उसके लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ था, कितने लोगों ने कितनी मेहनत की थी, और अब किस दिशा में बढ़ता हुआ लग रहा है? देखो, नेपाल में ना जो इतिहास है नेपाल का, वो सत्ता के लिए संघर्ष और खून खराबा, पावर के लिए स्ट्रगल करना, ये बहुत पुराना इतिहास है। 1769 1769 में पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल जो हम जानते हैं जैसे आज, उसकी स्थापना की। और कालांतर में उनके जो मिनिस्टर्स होते थे, प्राइम मिनिस्टर्स, राणाज ने ही, वहाँ पे मैसाकर की भी हिस्ट्री है कोर्ट की, और राणाज ने राज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो रबर स्टैम्प टाइप रह गए जो राजा थे। राणाज ने लंबे समय तक फिर वो किया, और जिस दौर में हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस दौर में वहाँ भी उथल पुथल हो रही थी राणाज के खिलाफ, बहुत बड़ी प्रजा परिषद बन चुकी थी 1930 के आसपास, वहाँ भी बहुत उथल पुथल हो रही थी। और इवन वीपी कोइराला, नेपाली कांग्रेस, इन सब लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया हुआ है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसी दौरान क्योंकि लगे हुए हैं और प्रभावित भी थे, तो वहाँ भी एक तरह का विद्रोह तो 40s में हुआ काफ़ी राणाज के खिलाफ में। फिर 51 में भारत की मदद से वहाँ पे राणाज को हटा के फिर से राजा को लाया गया। उस समय राजा आए और कुछ दिन फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे चली। फिर वहाँ पे 61 में जो राजा महेंद्र थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने फिर से जो थोड़ी बहुत पार्टी सिस्टम था उसको पंचायत राज कुछ लाए हो, और फिर एब्सोल्युटली एक तरह से वो मोनार्की में बदल गई, जो 91 तक चली। 90 में वीरेंद्र शाह, जो उनके बड़े भाई हैं, ज्ञानेंद्र शाह के बड़े भाई, जिनका फिर कत्ल हुआ, उनकी फैमिली का कत्ल हुआ बाद में, उन्होंने फिर से मल्टी पार्टी सिस्टम लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। उसके बाद माओइस्ट अंडरग्राउंड थे नेपाल में, हलचल तो चली रही थी। कई लंबे सालों के संघर्ष के बाद जो माओइस्ट जो हिंसा में विश्वास रखते थे अंडरग्राउंड, उनके भी बहुत लोग मरे। उनका लंबा संघर्ष चला, और 2008 में फिर उससे पहले उस दौर में बड़ी संख्या में, जैसे कल तो एक दिन का था, लंबा आंदोलन चला, हजारों लाखों लोग सड़कों पे आए। लंबा आंदोलन चलने के बाद फिर फाइनली मोनार्की खत्म हुई, और एक तरह से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रिपब्लिक की तरफ नेपाल बढ़ा। लेकिन इन 17 सालों में
इंस्टीट्यूशंस नहीं बन पाए और जो पुराने जो लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी जो कभी कभी पदों में होते थे वही पुराने लोग आप देखोगे देवबा साहब जिनके साथ जिनके ऊपर अटैक हुआ हमला हुआ पता नहीं कब से उनका नाम चल रहा है 4 बार 5 बार ओली साहब 5 बार वो 4 बार तो कुछ नेता पुराने वही आपस में ये चल रहे हैं। और नेपाल में एक मैसिव चार्जेस हैं। हाँ, एक अभी जो देखने की बात है कि चाहे वो एब्सोल्यूट मोनार्की रही, फिर 2002 में जो किंग ज्ञानेंद्र जी थे इन्होंने फिर एब्सोल्यूट मोनार्की लाए थे। तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे वो एब्सोल्यूट मोनार्की रहे वो बीच में रानाज रहे, फिर अभी जो है अब आपके रिपब्लिकन सिस्टम है। कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक कोई नेपाल की जो समस्या है जो असमानता है गरीबी है शोषण है इसको दूर नहीं कर पाया, अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया। और जो पार्टीज जो कम्युनिस्ट पार्टीज अपने आप को अपना आधार ही यही उनका घर जला दिया। हाँ, प्रचंड जो है जो प्रधानमंत्री थे उनका जो टेन्योर रहा हाँ, उस टेन्योर में कभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि उन्होंने उस दिशा में कुछ मैसेज जिसकी बात करते हैं जिसके नाम पे सत्ता में आए लोगों की बात की रिसोर्सेज को बांटने की बात की कुछ भी नहीं किया। और अगर उन्होंने कुछ किया होता जो प्रचंड जो है जो कि माओइस्ट प्राइम मिनिस्टर थे और एक बार नहीं 2 बार 2 या 3 बार तो उनका भी घर जला दिया कल पूरा। सारी पार्टियों के नेता कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस यूएमएल हो नेपाली कांग्रेस हो या माओइस्ट हो सारे नेताओं के उनके ऊपर या तो अटैक हुए या उनके घर चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री साहब को देश छोड़ के भागना पड़ा, किसी अज्ञात स्थान पर अभी हैं, आर्मी को उनकी मदद करनी पड़ी और अब तो खैर आर्मी के कंट्रोल में है लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल। और तो इतिहास नेपाल का सत्ता के लिए संघर्ष का और किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम ने अभी तक नेपाली जो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको किसी ने अब तक ढंग से उसको एड्रेस नहीं किया। तो मोनार्की से और रिपब्लिकन सिस्टम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। यही कारण है कि जो हमने उस दौर में देखा था जब मोनार्की जब लास्ट में ज्ञानेंद्र शाह जब मोनार्की खत्म हुई राजशाही खत्म हुई उस दौर में जो हमने संघर्ष देखा था उसकी झलक परसों दिखी 2 तारीख को नहीं किया मंगलवार को। तो नेपाल में आंदोलन करने का सड़क पे उतरने का जन विद्रोह का और किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जनता मतलब परफेक्ट ना होना या जनता के आकांक्षों पर खरा ना उतरना इसका पुराना इतिहास है। खून खराब है कभी। अच्छा, इंडिया से सर बहुत लोग क्योंकि जो वहाँ पे डिस्पैरिटीज़ अभी सामने आई करप्शन चाहे वो करप्शन की बात हो चाहे वो नेपो किड्स की बात हो जो बहुत ट्रिकी पॉइंट बड़ा मुद्दा ये है और हम भूल नहीं पाए आपको कि युवा इसलिए भी परेशान है कि जो जितनी लीडरशिप है इनके जितने होटल उन्होंने जलाए होटल कुछ लड़कों के थे। एक होटल बताते हैं रिपोर्ट्स आए कि देवबा साहब के लड़के का था, शेरबाद में देवबा के लड़के का था। तो जितने उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनकी वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे मज़े लूट रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे विदेश जा रहे हैं एंड दे आर फ्लडेड विद मनी। दूसरी तरफ युवा जो है वो अपने फ़ोन पे पैसा नहीं भरा पा रहा, बिजली बहुत महंगी हो गई, टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आया ना ये बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे। तो ये नेपो किड्स हालांकि ये एक बात और ध्यान देने की पश्चिमी प्रतीक है। नेपो किड्स से जो भी वो सिम्बल्स का यूज़ कर रहे हैं प्रतीकों का यूज़ कर रहे हैं ये पश्चिमी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने का कि ये पश्चिमी प्रतीकों का यूज़ जनता ने किया। तो ये पश्चिमी प्रतीक कैसे उनको जो है उन्होंने आत्मसात कर लिए, उनकी इमेजिनेशन को कैच कर लिए, ये भी सोचने की बात है। लेकिन हाँ जो इनकी दूसरी जो इनकी संतानें हैं पॉलिटिकल लीडर्स की जो कई सालों से चिपके हुए हैं सीट में एक के बाद एक और घूम घूम के दोबारा तिबारा चौबारा बन रहे हैं, इनके बच्चों के पास जो अथाह और अकूट संपत्ति जो आई है और जो उसका दिखावा वो भी सोशल मीडिया अदरवाइज जो करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और ये ट्रिगरिंग पॉइंट भी बना कि ये जो प्रोटेस्ट हुए उसमें लोग प्लेकार्ड्स जो लेके चल रहे थे उसमें ये भी मेंशन देखा मैंने इमेजेस में कई जगह, उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि आपके बच्चे तो जब विदेशों से लौटते हैं तो नया महंगा बैग लेके और महंगे कपड़े लेके लौटते हैं और हम लोग जब विदेशों से लौटते हैं तो कफन में लौटते हैं क्योंकि और इतनी बुरी हालत है कि रशिया यूक्रेन वॉर के लिए 15,000 से ज़्यादा सैनिक नेपाल में मतलब लड़ने के लिए आदमी केवल इंडिया में ही नहीं है विदेशों में और इवन यूक्रेन आपने बात की वहाँ कहीं भी आप चले जाओ जिस भी देश में, मैं पता साउथ कोरिया में एक जगह था मैं इंडियन गया कि इंडियन फूड है वो नेपाली लोग फूड बना रहे थे। तो वर्कर्स आपको जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ज़्यादातर नेपाली मिलेंगे बहुत जगह, सारी दुनिया में फैले हुए हैं, लेबर क्लास है और वो ऑब्वियसली वो कंपेयर करते हैं और आज भी नेपाल से औसतन मतलब कोई 15,000 बोला है कोई 10,000 बोलता है, युवा हर रोज निकलता है पूरे देश से। नेपाल में इतनी बुरी हालत है कि रोजगार की ढूंढ में नेपाल छोड़ के माइग्रेट करना पड़ता है युवाओं को।
हमारे यहाँ तो लोग ऊपर से देहरादून आ जाते हैं, चलो कुछ हो जाता है, यहाँ से दिल्ली चले गए। वहाँ काठमांडू में भी कुछ नहीं बचा है। गवर्नेंस के नाम पे कुछ गवर्नेंस का सिंबल्स खत्म हो गए थे, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि भाई गवर्नेंस किसको कहते हैं। तो इस चक्कर में सब कुछ हुआ। सर, हम इस पे बात करेंगे कि ये पावर सेंटर्स जो हैं पूरी दुनिया के, वो उनका इस करंट क्राइसिस में क्या रोल रहा है, संभावित है कि हो सकता है, और अदरवाइज भी क्या रहा है। लेकिन उससे पहले इस पे थोड़ी सी और जो पिछला मेरा सवाल वो हम दूसरे बात पे डिस्कस करने लगे कि वहाँ पे जैसे चाहे करप्शन का सवाल हो, चाहे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का सवाल हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, और चाहे ये नेपो किड्स वाला सवाल हो, ये प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कॉमन हैं भारत में भी। वैसा ही पॉलिटिकल मतलब वैसा ही एक बड़ा वर्ग है जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से गुजरता है, अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरता है। नेपो किड्स वाला यहाँ पे भी बहुत सेंट्रल लीडरशिप्स के बच्चों को अगर हम देख लें, उनसे लेकर के और राज्य स्तर पर भी जो यहाँ के नेता हैं उनके बच्चों तक को हम देख लें, सिचुएशंस लगभग वैसी हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस भारत के जो हैं वो नेपाल की तुलना में बेहद मजबूत और बेहद वो हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो भी जैसे अन्ना आंदोलन के दौरान हुआ कि अगर सत्ता से एक आक्रोश बनता भी है तो वो डेमोक्रेटिकली ही उसके तरीके खोजे जाते हैं। तो भारत के लिए इससे कुछ सीधे कुछ डायरेक्ट कुछ सीख है, या डायरेक्ट भारत को कितनी तरह से इफ़ेक्ट करता है नेपाल का ये क्राइसिस? देखो, ये तो भारत से तुलना नहीं की जा सकती ईमानदारी से। जो प्रोपोर्शन है डिस्पैरिटी का, उसकी कोई तुलना नहीं है भारत से। अच्छा, है ना। वहाँ वो चंद ही लोग हैं। मतलब भारत में तो अगर माना पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप में कहीं है भी तो एक बड़े काफ़ी लोगों में होगा। वहाँ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कार्डर है, जो सेकंड थर्ड लाइन लीडरशिप है, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। वो भी बहुत कम लोगों के हाथ में और बहुत ज़्यादा है। आप ये देखो ना कि जो लिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड है वो बहुत अलग है भारत का। उसका मुझे लगता नहीं कि कंपेयर किया जा सकता है। और वहाँ एकदम नेकेड है, मतलब अब्रप्ट है। नेता का लड़का होटल खोल दिया कल को, है ना, वो बड़ी गाड़ी चला, खोल तो यहाँ भी दिए हैं, छोटी जगह नेताओं के लड़कों ने खोल दिया। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन हाँ मतलब ये बात ठीक है कि यहाँ पे अगर वो भी है तो बाकी लोगों ने भी हमें करें, बाकी यहाँ जो है बाकी लोगों ने भी खोले हैं। अगर यहाँ किसी तरह का नेपोटिज्म है तो दूसरे लेवल पे भी है, वो थोड़ा ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, बहुत सेंट्रलाइज नहीं है कि एक दो चार लोगों का ही है, ये नहीं है। एक तो ये अंतर है। दूसरा मुझे लगता है कि हमारा और उनका कंपैरिजन इसलिए भी नहीं है कि करप्शन तो हमेशा इशू रहेगा, डिविजन्स यहाँ भी हुए हैं और एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन कंपैरिजन इसलिए नहीं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मजबूत हैं। और इतना हमारा पता तो ना कि इवन उन लोगों ने, नेपाल के भी कुछ लोगों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दिया था। हमारी जुडिशरी हुए, बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी मैच्योर है उस मामले में, है ना भाई। हमारे यहाँ वो जो वो वाला हुआ था अन्ना हजारे वाला, तो होने जा गया ना। मिनिस्टर गए बात करने, रोकते नहीं। अगर उससे बैन लग जाता, मिनिस्टर न जाते, तो हो सकता है, यू नेवर नो। ये ऐसे गोलियां जैसे नेपाल ने चला दी, नेपाल ने चला दिया। पहले दिन तो वायलेंस किसने की? नेपाल ने। पहले दिन की वायलेंस पुलिस की है। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दूसरे तरह के अटैक किए, लेकिन किलिंग पुलिस ने की। दूसरे दिन लोगों ने अपने हाथ में ले ली वायलेंस, है ना। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अभी भी और पहले से भी एक पॉलिटिकल डिसेंट का स्कोप है। और अन्ना हजारे का आपने नाम लिया, अन्ना हजारे होने दिया गया और कांग्रेसी सरकार को ले डूबा हो, मतलब वो तब तक कांग्रेस अभी तक उठ नहीं पाई है तब से, लेकिन वो होने दिया गया। उसमें सरकार ने 4-5 मिनिस्टर बात करने के लिए भेजे वहाँ से। यहाँ तो उड़ीसा बुला देते इन लोगों को बात करने के लिए, भाई आइडेंटिफाइबल तो है ही ग्रुप। एक बालन शाह है जो मेयर हैं वहाँ के, यंग हैं, काठमांडू के मेयर हैं, रैप सिंगर थे पहले, वो बहुत पॉपुलर हैं और अभी बहुत यंग, 35 इयर्स। हाँ। और एक वहाँ पे सुगन गुरुंग है, उनका हामी नेपाल एक ग्रुप है, और कुलबन घिसिंग भी हैं। कुलबन घिसिंग जो एनर्जी रिफॉर्म के, सब ये लोग यंग ही हैं कहीं ना कहीं। तो इन लोगों की काफ़ी अपील थी। और भी लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम एमोर्फस ग्रुप था, एमोर्फस था इन अ वे। लेकिन अगर सरकार समय पे समझ जाती बात को और इनके साथ कुछ ना कुछ डायलॉग इनिशिएट करती, बहुत स्ट्रक्चर्ड कोई वो नहीं है, लीडरशिप नहीं है, लेकिन है भी जगह जगह आइडेंटिफाइबल हैं लोग। और इसीलिए नेटवर्किंग हुई, इसीलिए इतने लोग आए हैं। ऐसा भी नहीं कि अपने आप ही सपना आए और सब आ गए, ऐसा भी नहीं होता। नेटवर्किंग तो हो ही रही थी, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी, नेटवर्किंग थी, ग्रुप्स थे, यूथ थे, आइडेंटिफाइबल थे, और इसीलिए बैन किया गया। तो मुझे लगता है कि इंडिया के साथ इस लेवल पे कंपेयर किया जा सकता है। ओके, अच्छा, इस बारे में भी बताइएगा सर कि ये जो पावर सेंटर्स हैं दुनिया के, वो पावर सेंटर्स का इस क्राइसिस में, चाहे वो वेस्ट के हों
जैसे आपने कहा भी नोमेनक्लेचर वही इस्तेमाल हो रहा है, तो उनका कितना रोल इस क्राइसिस में और अदरवाइज भी नेपाल में कितना हस्तक्षेप रहता है और कितना वो रखते हैं, कितना दखल रखते हैं, और इसमें कहाँ कहाँ नज़र आता है कि कुछ और वर्ल्ड पावर सेंटर्स का इसमें दखल है? देखो, पहले आप इसमें नेपाल को आइसोलेशन में मत देखो। इससे पहले राजपक्षा श्रीलंका में बहुत प्रो चाइना होते जा रहे थे, और शेख यहाँ पे हसीना बांग्लादेश में भी जो लगभग दोनों चीज़ें, जिस तरह से अपराइजिंग्स हुई और जिस तरह से जो उस समय का रिजीम था उसका तख्ता पलट किया गया, तो कहीं ना कहीं इवन नेपाल ना हो, कहीं ना कहीं एक ओली साहब भी बहुत काफ़ी प्रो चाइना थे, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी पावर्स हैं उनका होने का अंदाज़ा लगा सकता है। ये चीज़ें कभी प्रूफ के रूप में सामने नहीं आती, लेकिन 2+2 4 मिला के कहा जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो जियो पॉलिटिक्स है ना भाई, पूरा जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें चाइना और यूएस कंटेंडर है, राइवल्स हैं रीजनल, उसमें चाइना और इंडिया में एक तरह की राइवलरी है, और नेपाल बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है नेपाल, तो इंडिया से तो नेपाल का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है और इंडिया के दोस्ताना संबंध भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से चाइना की दखल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही थी पूरे साउथ एशिया में, मालदीव से लेके और जितने आप देखो, और चाइना और यूएस का जो कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, वो जग जाहिर है। तो ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता ये कहने से कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, देखो अपने आप कोई पावर, ग्लोबल पावर आके कुछ नहीं करती डायरेक्टली, लेकिन जब कोई आंतरिक समस्या होती है या कोई आंतरिक अपराइजिंग हो गई किसी देश में, या वहाँ की सत्ता के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, तो उस समय रोटी सेकने के लिए, उस समय इंटरफेरेंस किसी न किसी फॉर्म में सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए भारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो भारी शक्तियाँ जाहिर है कि सिचुएशन देखते हुए जो उनको सूट करता है उस तरफ अपना प्रभाव दिखाएंगी और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, आगे की सरकारों को शेप करने की कोशिश करेंगी। सर, यहाँ से आगे नेपाल के लिए क्या तस्वीर नज़र आती है? नेपाल कितने साल पीछे चला गया है इस जो क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से? देखो, पहले तो क्राइसिस ही अजीब सा है ये, क्योंकि क्राइसिस एक तरफ, जैसे दूसरे दिन वायलेंस के आप देखोगे, हिंसा का जो दूसरा दिन था, उस दिन जो गणतंत्र के जो प्रतीक थे उन पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, टारगेट, तो वही 2+2 4 लगाओ तो हो सकता है कि जो राजा के जो सिंपैथाइजर्स हैं, रॉयलिस्ट जिनको कहते हैं, वो लोग काफ़ी आ गए हों। एक तबके ने ये भी कहा है आंदोलनकारियों ने कि हमारा आंदोलन हाईजैक कर दिया गया। कुछ पार्टियां भी हैं जो ओपनली, जैसे वो एक राप्रपा है, प्रजातांत्रिक पार्टी, वो रॉयलिस्ट मानी जाती है। तो क्या ये आंदोलन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, प्रजातंत्र को? तो प्रजातंत्र के ही प्रतीकों पर हमला, जैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस है माना, या इवन जो सिंह दरबार उनका सेक्रेटेरिएट है, उनको जिस तरह से अटैक किया गया, ये भी लग सकता है, गेस है ये, अगर आप इसकी एनालिसिस करें, कि प्रजातंत्र के, गणतंत्र के जो प्रतीक हैं उन पे बड़ी जोर से प्रहार किया गया। इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स से उनकी प्रॉपर्टी तो किया ही गया नेताओं पे, ये भी किया गया। तो ये बड़ा मिक्स टाइप का है, लेकिन लगता है कि लंबा समय लगेगा, अंतरिम कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा बांग्लादेश की लाइन पे। और सॉरी, उसमें आर्मी का जो है, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन, आर्मी ही अकेला इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में नेपाल में। आर्मी के अलावा नेपाल में अगर कहीं है तो राजा तो है नहीं, आर्मी अकेला इंस्टीट्यूशन बचा है। पुलिस की भी आप कल देखो, जुडिशरी को लेके, हालांकि चीफ जस्टिस ने सुना कि अभी अच्छा, वो तो फॉर्मर चीफ जस्टिस है, जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को अटैक कर दिया। तो पुराना सिस्टम तो बहुत मुश्किल है रिवाइव करना। हो सकता है कोई नया सिस्टम बने, नई पॉलिटिकल पार्टीज बने, इस पर लंबी चर्निंग होगी अब, क्योंकि जो पिछले 2008 से लेके और 25 तक जो रिपब्लिकन सिस्टम और जिस तरह से सरकारें चल रही थी कोलिशन की, और जिस तरह से कुछ लोग ही बराबर पार्टियों में भी कुछ लोग है ना, बहुत बूढ़े हो गए वो लोग सत्ता में रहते रहते, तो और ये युवा की आकांक्षा, जो पूरा जो ये मूवमेंट है, ये युवाओं द्वारा संचालित है, उन्हीं की ऊर्जा है। तो कुछ सिस्टम निकलेगा, क्या निकलेगा कहना बहुत आसान नहीं है अभी, लेकिन जो मोटा मोटा लगता है कि एक अंतरिम अरेंजमेंट किया जाएगा,
जिसमें इनमें से अभी एक जस्टिस सुशीला कार्की हैं जो अकेली महिला चीफ जस्टिस रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका नाम चल रहा है। बालिन शाह हैं जो मेयर हैं, बहुत पॉपुलर हैं युवाओं के बीच में। और एक सुगन जी हैं जो काफ़ी विद्रोह करते हैं सरकार का, जो लोग सरकार की भ्रष्टाचार और नीतियों का अब तक विरोध कर रहे थे, बहुत से लोग पॉपुलर हैं। तो इनके बीच में शायद या कोई नाम निकलेगा और अंतरिम कोई अरेंजमेंट होगा। जो युवा हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव बुला के तो एक तो इंटरिम अरेंजमेंट होगा। पर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो अभी है, इंस्टेबिलिटी तो रहेगी लंबा, ये भी अरेंजमेंट कब तक होगा पता नहीं। और जो आर्थिक क्षति हुई है, मतलब नेपाल के होटल और बड़े बड़े हिल्टन उनको बनने में कितने साल लगेंगे? 10-20 साल में बन पाएगा कि नहीं कह नहीं सकते हम। लेकिन और उसके बाद कुछ 5 से 10 साल शायद लगेंगे कि एक अच्छा रोबस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत रोबस्ट भी नहीं लेकिन कुछ नया, मोर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। कुछ उम्मीद जगाती हुई चीज़ें भी इसके आगे लगती हैं कि जिन कारणों से ये अनरेस्ट ऐसा हुआ, कि अमूमन हम देखते हैं कि कहीं पे भी इस तरह का अगर रेवोल्यूशन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकतें होती हैं जिनके पास एक विजन हो, जिसके पास ये पता हो कि इस क्रांति के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद हमको इस दिशा में बढ़ना है। यहाँ पर एक कुलभूषण घीसिंग है, एनर्जी सेक्टर में उनका बहुत काम है। हाँ। उनको एकदम भी तो एक रे ऑफ होप है ना। हाँ। उनको उनकी तरफ देखा जा रहा है अभी। उनका एक इतिहास है, उनका बहुत क्लीन इतिहास है। या अगर डॉक्टर जस्टिस सुशीला कार्की की बात हो रही है तो उनका भी क्लीन इतिहास है। या बालिन शाह या जो सुजन गुरंग है, इनकी बात हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं नहीं, मैं करूँगी लेकिन मतलब ये एक पॉजिटिव उम्मीद तो हो सकती है, क्योंकि सुशीला कार्की को वहाँ पर बिल्कुल ये माना जाता है कि वो बहुत करप्शन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली बात रही है। हाँ, ऐसे लोग हैं और उम्मीद तो है, उम्मीद तो रहनी भी चाहिए और उम्मीद है भी। लेकिन रास्ता चेकआउट करना, एक उम्मीद तो है। बहुत से इतने लोग सड़कों पे आए, इनमें भी नेता निकलेंगे, लेकिन वो जो रास्ता निकलेगा पॉलिटिक्स का, गवर्नेंस का, उस रास्ते को क्राफ्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि नेपाल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और पॉलिटिकल जितने भी सिस्टम्स अब तक आए नेपाल में, सब ने जनता को हाथे पे रखा है, इंक्लूडिंग द रिपब्लिकन सिस्टम दैट वी सो फार। इसी सिस्टम में इन्हीं पार्टियों में कोई नए लोग आए या पार्टियां बदलें, स्वरूप बदले, स्ट्रक्चर बदले, कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन समय लगेगा। और बाहरी शक्तियाँ भी कुछ प्रभावित करने की कोशिश करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बार ये भी लगता, बहुत लोगों को ये भी लगता है, हमको भी एक बार लगा ही कहीं मोनार्की, लगता नहीं कि मोनार्की के वापस आने के कोई उस तरह के चांसेस हैं, क्योंकि नेपाल काफ़ी आगे मोनार्की को बहुत पीछे छोड़ चुका है। पर एक बड़ा वर्ग सर मेरी अभी, हालांकि लोग अभी ये भी कहते हैं कि अब तो मोनार्की ऑफ मिनिस्टर्स हो गया था, एक मोनार्की गई तो मिनिस्टर्स की मोनार्की हो गई थी। लेकिन कुमाऊं के रहने वाले एक परिचित हैं जिनके बहुत पहले से नेपाल में रिश्ते रहे ही हैं, दोनों अक्रॉस बॉर्डर्स उत्तराखंड में बहुत लोगों के हैं, तो और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, फाइनेंशियली वेरी वेल टू डू हैं, यहाँ पे भी जो वो रहते हैं और उनके जो रिश्तेदार नेपाल में हैं वो भी, उनकी आपस में बात हो रही थी और मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़ा वर्ग है, या एक वर्ग तो है जो ये चाहता है कि मोनार्की ही आ जाए, वो दैट वाज द बेटर फॉर्म ऑफ वो तो हमेशा एक वर्ग होता है हर जगह, एक वर्ग वहाँ पर भी है, मैं करूँ। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है मोनार्की का वापस आना, अब कैसी प्रॉब्लम क्या है कि इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि 10 दिन बाद कैसे चेंज होती है, कौन नए लोग आते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन अभी जो मोटा मोटा देख के लग रहा है कि इतना आसान नहीं है मोनार्की का आना, और अच्छा भी नहीं और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि भाई दुनिया जो है प्रजातंत्र की, गणतंत्र, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है और आप मोनार्की की तरफ बढ़। मोनार्की का इतिहास तो सबने देख ही रखा है बहुत पहले से, लेकिन एक सॉलिड ग्रुप है और ऐसे मौके पे वो एक्सप्लॉइट करता है सिचुएशन को। और रिपोर्ट से भी कह रहे हैं कि वो घुस गए थे आंदोलन में और काफ़ी जो गणतंत्र के सिंबल्स, प्रतीकों पे अटैक हुआ, उसमें रॉयलिस्ट लोग शायद ज़्यादा थे। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जगह जैसे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तबका है नेपाल में, बहुत स्ट्रॉन्ग तबका है, राजनीतिक पार्टी है छोटी मोटी, और लोग हैं। आर्मी में कुछ लोग हो सकते हैं, भाई आर्मी ने पहले दिन दूसरे दिन बचाया नहीं इनको, आर्मी ने अब जाके लॉ एंड ऑर्डर लिया है। तो आर्मी अकेला इंस्टीट्यूशन है। तो रिपोर्ट से भी आ रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि भाई आर्मी को कि आप देख लो काठमांडू आपको, उन्होंने कहा हम तब देखेंगे, पहले आप रिजाइन करो। ये भी रिपोर्ट आई है। तो जो अटैक्स हुए हैं नेताओं के ऊपर, आर्मी शायद नेपाल की पहले से इनको बचा सकती थी। हालांकि अभी की जो आर्मी चीफ हैं वो तो सरकार के द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन आर्मी में भी प्रो मोनार्की एलिमेंट्स अभी हैं और कई जगह हैं।
तो इस बात से एकदम 100% इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़मीनी सच्चाई को देख के और जो इस आंदोलन में कोई भी प्रो मोनार्की नहीं बोला, एटलीस्ट जितनी बातें आंदोलन से सामने आई हैं। आंदोलन तो क्या अपराइजिंग थी, वायलेंस थी, आंदोलन बोलना शायद टेक्निकली सही नहीं होगा, लेकिन जो भी अपराइजिंग थी, वायलेंस थी, मॉब्स थी, इनमें कहीं लोग इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ गए होंगे, लेकिन कहीं ओपनली राजा को वापस लाओ वाली कहीं बात नहीं हुई। तो लगता नहीं कहीं कि उस तरह की कहीं कोई करंट अभी तक है। लेकिन जो टर्मोइल है, जो इंस्टेबिलिटी है, जो फ्लूइड सिचुएशन है नेपाल में, उसको देख के शर्तिया तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, इसको रैप करें इंटरव्यू को, उससे पहले बस लास्ट क्वेश्चन ये कि आपने उस समय पे ग्राउंड पे आप रहे हैं जब ये वाला दौर आया था कि मोनार्की खत्म होके और बिल्कुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल बढ़ रहा था, तो उस समय मैसिवली लोग तैयार थे और लोगों ने समय भी दिया इंस्टीट्यूशंस को बनने का। और क्या उसकी तुलना आज से की जा सकती है कि अब यदि अभी जो भी अंतरिम व्यवस्था होगी उसके लिए लोग उसी तरह से तैयार होंगे जैसे तब मौका दिया था, या सिचुएशंस अलग हैं? नहीं, अंतरिम व्यवस्था के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो भी अंतरिम व्यवस्था होगी उसमें जो भी लोग आइडेंटिफाइबल हैं, ग्रुप्स या जो 4-5 हमने नाम डिस्कस किए और भी लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनसे संवाद करके बनेगा। जिनका कहीं ना कहीं कुछ होल्ड है या कहीं किसी न किसी फॉर्म में लीडरशिप में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हैं, तो अंतरिम व्यवस्था तो वही तरीका, और कुछ तरीका नहीं है ना। आर्मी नेपाल की अलग तरह की है, आर्मी एक सॉलिड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर तो अपने हाथ में ले लिया आर्मी, लेकिन लंबे समय तक गवर्नेंस पाकिस्तान जैसा नहीं, पाकिस्तान अलग सीन है। अलग पाकिस्तान में भी इमरान खान सुना कि अभी जो अभी वहाँ पे जो चल रहा है डिसकंटेंट, उसको एक्सप्लॉइट करने के मूड में है। पाकिस्तान तक भी ये जा सकता है, वहाँ भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अंतरिम अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा और होगा ही, मुझे लगता है, और बहुत जल्दी होगा। कितना सस्टेनेबल होता है, कितने दिन चलता है, फिर उसको बदलना पड़े, वो भी कह नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व हो रही है ग्रेजुअली। नहीं, मैं सेंटिमेंट्स जानना चाह रहा था आपसे कि वो वाला जो ट्रांजिशन फेज था मोनार्की से, वो होने वाला 2008 वाला, उस ट्रांजिशन फेज में एक ड्रास्टिकली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को, मोनार्की ने बहुत लंबे समय तक राज किया था, तो वो तो राजशाही के खिलाफ था और प्रजातंत्र के पक्ष में था, गणतंत्र के पक्ष में था। वो तो वहाँ तो पॉलिटिकल क्लैरिटी थी एकदम। अब इस समय तो गणतंत्र था आपके पास, इस समय तो रिपब्लिकन सिस्टम था, तो क्लैरिटी मतलब इस समय का भाव पकड़ना बड़ा मुश्किल। इस समय किसी एक के, उस समय राजा के खिलाफ था ना, आपका एक ऑब्जेक्ट था हटाने का। इस समय ऑब्जेक्ट कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस समय जितने लोग सत्ता में थे, जो भी रिपब्लिकन सिस्टम्स के पार्ट थे, मेजर जो प्लेयर्स थे, वो सबके सब निशाने पे हैं। तो क्या इसका मतलब ये लगा सकते हैं कि नहीं लोग ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहते? ऐसा भी नहीं है। क्या इसका मतलब ये लगा सकते हैं कि राजशाही को वापस चाहते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो इस समय का जो भीड़ के गुस्से का जो ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड है इन दैट सेंस। मतलब इस समय एग्जैक्ट एजेंडा नहीं है क्या चाहिए। उस समय एजेंडा था राजा हटाना है, इस समय एजेंडा नहीं है। इस समय करप्शन है, गुस्सा ज़्यादा है। इस समय अब कौन एजेंडा में आप किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को घायल कर देते हो? वो कोई एजेंडा नहीं है ना। या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपने जो जलाए हैं, ये तो सैकड़ों सालों में इस तरह की बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन बनते हैं, आपने जला दिए। तो इस समय गुस्सा है, इस समय नफरत है सिस्टम के खिलाफ ऑफ कोर्स, लेकिन मोर टुवर्ड्स द पीपल हु आर रनिंग दिस सिस्टम। तो इस समय किसी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। इस समय जो गवर्नेंस है उस सिस्टम में, उसके खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, असमानता के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, रोज जो लोग माइग्रेट करना पड़ता है काम के लिए उनके खिलाफ है, हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है उसके खिलाफ है, शिक्षा का बुरा हाल है उसके खिलाफ है, स्वास्थ्य, पानी, बिजली के खिलाफ नहीं मिल रही उसके खिलाफ है। उस समय राजा को फेंकना है, वो क्लियर ऑब्जेक्ट था। इस समय डाइल्यूटेड है वो मामला। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में इन सारी इश्यूज़ पे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बारामासा का। तो ये थे प्रोफेसर डोभाल, जिन्होंने नेपाल की करंट सिचुएशन पे और उसकी तमाम लेयर्स पे डिटेल में बात की। आई होप आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा बारामासा।